देखिए रे ऑप्टिक्स में हमें लाइट से जुड़ी हुई फिनोमिना के बारे में ही पढ़ना है। क्लियर? अब लाइट से जुड़ी हुई फिनोमिना हमारे नेचर में क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आसपास जितने भी चीज़ें हम देखते हैं ये बिकॉज ऑफ लाइट ही हम देख पाते हैं। अब मन में सबके आना चाहिए कि हम लाइट की प्रेजेंस में ही क्यों, जब लाइट ना हो तो क्यों नहीं देख पाते हैं। असल में ये कहानी शुरू होती है हमारे इवोल्यूशन से। जैसे पुराने टाइम पर जो बैक्टीरिया होते थे सिंगल सेल वाले, तो पानी में रहने वाले बैक्टीरिया सन की अल्ट्रावायलेट रे की वजह से वो मर जाते थे, वो सरवाइव नहीं कर पाते थे। तो उसमें से कुछ बैक्टीरिया का जब इवोल्यूशन होने लगा तो उनमें से कुछ बैक्टीरिया ने सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो अपने आप को बचाकर डेप्थ में ले जाते थे, और जो बैक्टीरिया नहीं बचा पाते थे वो मर जाते थे। और इसी एब्जॉर्प्शन से धीरे धीरे करके जब इवोल्यूशन बढ़ता गया तब आइज डेवलप होती गई। प्रॉब्लम तो तब भी एक आई थी, आइज तो डेवलप हो गई, लेकिन वो आइज डेवलप इसके लिए हुई थी ताकि हम पानी में देख सकें। और जैसे ही हमने हवा में देखने की कोशिश की तो चीजें हमें टेढ़ी टेढ़ी नजर आने लगी, जिसकी हमें आदत नहीं है। एज यूजुअल जैसे अभी हम चीजों को देख रहे हैं क्लियर, वैसा नहीं था। तो ऐसे चीजों के लिए जो हमारी आईज है उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लेंस वगैरह ये सब चीजें भी डेवलप हो गई। अच्छा, लेकिन एक बात पक्की है कि हमको लाइट में देखने की जो आदत पड़ी है वो एज एक एवोल्यूशन का कारण ही है कि हम उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो हम चीजों को आसपास देख सकते हैं। असल में लाइट ही क्यों ऐसा करती है? लाइट किसी भी छोटे छोटे बैक्टीरिया को या फिर माइक्रोब्स को क्यों नहीं दिखा सकती है? तो लाइट के लिए भी ना एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। उस वेवलेंथ से अगर छोटा कोई माइक्रोब्स होगा तो वो नहीं दिखाई देगा। अब ये वेवलेंथ की रेंज कितनी होती है विजिबल लाइट की, ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। खैर, अभी हम लाइट से जुड़ी हुई कुछ नेचुरल फिनोमिना की बात करेंगे और उसके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि जब लाइट किसी भी सरफेस पर फॉल करती है तो क्या क्या एक्शन ले सकती है। अच्छा, हम इस चैप्टर में आपस में बात करें उससे पहले कुछ बेसिक टर्म सीख लेते हैं जिससे बात करने में आसानी हो जाए। जैसे कि लाइट क्या इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, सिंपल वे में, थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, लेकिन हम जब चैप्टर में लाइट को समझेंगे तो उसको हम रे डायग्राम से समझेंगे। ये तो ऐसा कहेंगे ज्योमेट्रिकल चैप्टर है पूरा का पूरा, तो ज्योमेट्रिकल फिगर से किसी भी रे को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक लाइन, और एक लाइन से ही शो करेंगे। वैसे ये भी देखा गया और ये प्रूव भी किया गया पुराने के टाइम पर, जो पुराना टाइम था उसमें अरब लोगों ने प्रूव किया, अरबी लोगों ने, कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट पाथ में। तो हमने भी चीज़ देखी। और किसी भी डायग्राम को समझने के लिए या फिर किसी भी फिनोमिना को हम रे का ही यूज करते हैं। अगर हम इसको गुच्छे में कर दें बहुत सारी इस तरह से, तब ये जो रे है वो रे नहीं कहलाएगी, अब ये बीम हो जाएगी, बीम ऑफ लाइट, और ये रे ऑफ लाइट। हमको जिससे समझनी है पिक्चर वो रे डायग्राम से समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे, क्या एक्शन होने वाला है वो समझेंगे। सिंपल वर्ड में कहूं तो प्रिडिक्शन सीखेंगे हम रे डायग्राम सिंबल बनाकर। खैर, लाइट से जुड़ी हुई कुछ जो नेचुरल फिनोमिना है अगर उनके बारे में डील करें, डिस्कस करें, तो कुछ ऐसा समझें कि जब लाइट किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ एमिट होती है तो उसकी किस्मत में 3 चीजें लिखी हो सकती हैं जब किसी सरफेस से टकराएगी तो। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, जो केवल रिफ्लेक्शन के कारण ही चमकते हैं। अच्छा, अगर हम ये एक सरफेस मान ले कोई भी, और लाइट इस पर इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट मीन फॉल करती है इसके ऊपर, ये अब ये यहां से 100% एनर्जी लेके निकलती है, और ये कहां से निकल रही है? किसी बल्ब से या किसी सन से, लेट्स बी से किसी सन से निकलती है।
ठीक है। अब इस लाइट की जो किस्मत है, इस सरफेस पे टकराने के बाद और जिस पॉइंट पे टकराती है उस पॉइंट को बोलते हैं इंटरफेस पॉइंट, ठीक है, या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे टकराएगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस क्यों? क्योंकि ये लाइट इंसिडेंट है। अब 3 किस्मत कौन कौन सी? नंबर 1, या तो लाइट ऐसे कर ले अपने आप को, पैरेलल गई, पैरेलल आ गई। जरूर नहीं कि पैरेलल आए, बट ऐसे फिनोमिना जहां पर लाइट किसी सरफेस पे टकरा के बाउंस बैक हो जाए, वो रिफ्लेक्शन है। तो पहली किस्मत उसकी रिफ्लेक्शन हो सकती है। दूसरी उसकी किस्मत क्या हो सकती है कि वो उस सरफेस पर जाके एब्जॉर्ब हो जाए। अगर वो एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो एब्जॉर्प्शन है। तीसरी किस्मत क्या हो सकती है कि वो इस मीडियम के पार चले जाए, और ये ट्रांसमिशन है। ये 3 किस्मत इसकी लिखी हो सकती है। कि लाइट ट्रांसमिट हो गई। अब यही ट्रांसमिशन रिफ्रैक्शन भी कहलाता है बाद में। वो कब कहलाता है बाद में रिफ्रैक्शन? जब लाइट अपना रास्ता मोड़ लेती है। अगर सीधी जाती है तो ट्रांसमिशन है, रास्ता मोड़ती है तो यही ट्रांसमिशन रिफ्रैक्शन हो जाता है। इन तीनों में से जो ये फिनोमिना है एब्जॉर्प्शन, ये हम 11th में पढ़ते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। तो इसको हमें अभी नहीं पढ़ना है। हमें रिफ्लेक्शन और ये ट्रांसमिशन, इन दोनों बातों की डिस्कस करनी है। अच्छा, लाइट जब 100% एनर्जी लेकर आती है तो दुनिया में ऐसी कोई सरफेस नहीं बनी है जो 100% रिफ्लेक्शन दे दे, या फिर 100% एब्जॉर्प्शन कर ले, या फिर 100% ट्रांसमिशन कर दे, एक्सेप्ट ब्लैक बॉडीज। जैसे सन हो गया, ब्लैक होल हो गया। ब्लैक बॉडी कैसे काम करती है? अगर वो कूल है तो 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। गर्म है जैसे सन की तरह तो 100% एनर्जी को एमिट कर देगा। तो ये छोड़कर दुनिया में ऐसी कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। कहने का मतलब कि अगर रिफ्लेक्शन होगा तो 100% कभी नहीं होगा, कुछ ट्रांसमिशन हो जाएगा या तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर 90% ट्रांसमिशन हो गया तो 2 या 3% मान लो एब्जॉर्प्शन हो गया, तो 7% ही केवल इसका रिफ्लेक्शन होगा। और ऐसे में हम रिफ्लेक्शन होने की जो फिनोमिना है उसको हम देख नहीं पाएंगे। अगर हमें रिफ्लेक्शन देखना है, 10th में देखा हमने कि रिफ्लेक्शन से इमेज दिखाई देती है। इमेज देखनी है तो रिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगा। अब रिफ्लेक्शन होने के लिए हम इसके पीछे ऐसे पेंट कर देते हैं ताकि लाइट पार ना जाए। लाइट अगर पार नहीं जाएगी तो ट्रांसमिशन नहीं होगा, ट्रांसमिशन कम हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा फिर? रिफ्लेक्शन। इसीलिए रिफ्लेक्शन के लिए जो भी प्लेन सरफेस होती है उसके पीछे हम पेंट कर देते हैं ताकि ट्रांसमिशन ज्यादा से ज्यादा ना हो, सारी एनर्जी रिफ्लेक्शन में दिखाई दे हमें। खैर, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, इन दोनों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करना है। ओके, रिफ्लेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये समझते हैं। अगर हम इसी सरफेस की बात करते हैं और इसको पेंट कर देते हैं पीछे से, ठीक है, एक ये सरफेस का बिहेवियर, दूसरा एक ये बिहेवियर। ये 2 बिहेवियर हमें दिख रहे हैं। अगर हम अपनी यहां पर आंख लगाएं, आंख,
तो हमें यहां पर क्या दिखाई देगा, आंख में हमारी इसकी पिक्चर बनेगी। और अगर यहां पर आईज लगाए हम अपनी, तो हमें आंख में क्या दिखाई देगा, ये जो सरफेस है ये दिखाई देगी। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि जो ये सरफेस कंप्लीट पैरेलल रिफ्लेक्शन कर दे तो वो क्या कहलाती है, मिरर। और ये वाली सरफेस वॉल। तो हमें ऐसे केस में वॉल दिखाई देगी, ऐसे केस में हमें क्या दिखाई देगा, मिरर। ये मिरर है, क्योंकि मिरर में क्या होता है, जितनी भी लाइट पैरेलल आई हैं वो फिर वापस पैरेलल चली जाती हैं, और इसमें पैरेलल आती हैं, लेकिन जब रिफ्लेक्ट होने के बाद जाती हैं, ज़रूरी क्या है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो वो कुछ ऐसे जाती हैं। यहाँ सरफेस में कटे होती हैं तो वो ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, यहाँ सरफेस में कटे होती हैं तो वो यहाँ मुड़ जाती है, यहाँ होती है इस तरह से तो वो नीचे मुड़ जाती है। और है हमारे लिए वो क्या है, एक प्लेन सरफेस जो रिफ्लेक्शन को स्मूथ करती है, रिफ्लेक्शन को स्मूथ। और इसमें भी रिफ्लेक्शन है, लेकिन इसमें रिफ्लेक्शन रेगुलर नहीं है। अच्छा, अगर लाइट को रिफ्लेक्ट करना है तो क्या नेचर होना चाहिए उसका, जैसे कि अगर ये सरफेस, अब अगर यहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, जैसे कि यहां पर ऐसे आती है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाएगी, ये लाइट इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर, या फिर इधर, या फिर इधर, कहां जाएगी। इस नेचर को हमने बनाया नहीं, ये पहले से था। इसको समझा, फिर दूसरे को समझाया, और इसी को क्या नाम दे दिया, लॉ, मतलब कानून। वो कानून जो लाइट फॉलो करती है। कैसा कानून है वो, कैसा लॉ है वो, क्या समझा इसको, ये वैसा ही है जैसे किसी पार्टिकल को अगर हम लेकर किस सरफेस पे पटके तो वो बाउंस बैक हो जाता है। अब इसका रूल क्या होता है, इस रूल को समझना है हमें। तो रूल समझाने के लिए ये सरफेस जो है इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम, फिर नॉर्मल से जो यहां एंगल बनता है, ये इंसिडेंट लाइट है, और ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट का, ये इंसिडेंस एंगल। और जितना ये एंगल होता है उतना ही ये एंगल भी होता है, इसलिए लाइट इस तरह से जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये जो एंगल है ये नॉर्मल के साथ ये एंगल, ये कहलाता है रिफ्लेक्टेड एंगल, जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो रूल जो लाइट फॉलो करती है वो क्या है, तो वो रूल है ठीक है, रूल नंबर 1 जो लाइट फॉलो करती है, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों सेम होते हैं। इसी को रूल को क्या बोलते हैं हम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना इंसिडेंस एंगल उतना रिफ्लेक्टेड एंगल, ये बात हर जगह फॉलो होती है। अच्छा, दूसरा इसका एक और रूल है, अगर हम इस सरफेस को सोचें, लाइट अगर यहां से ऐसे आती है इस तरह से, तो टकराने के बाद वो ऊपर की तरफ मुड़ के जाएगी या इधर की तरफ मुड़ के जाएगी, या फिर यहां से टकराती है और यहां से बाहर निकले, किस तरफ जाएगी। तो रूल कहता है कि जिस प्लेन में आई है, ये जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लेन में आई है तो एक्स वाई प्लेन में ही जाएगी, वाई जेड प्लेन में नहीं। ये रूल फॉलो करना पड़ता है। और इसको क्या कहते हैं हम, इंसिडेंस लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल। ये तीनों जो हमारे पास है लाई इन द सेम प्लेन। और ये कानून जो लाइट का है ये हमेशा का हमेशा ही फॉलो किया जाएगा, चाहे कैसे भी सरफेस बन जाए। अब मिरर के टाइप्स को देखते हैं। अगर हम इस मिरर को देखते हैं तो सिंपल, हमें एक
प्लेन मिरर दिखाई देता है। प्लेन मिरर। तो और कौन सा मिरर होता है? तो एक मिरर और, जिसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और क्या करते हैं फिर ऐसे में, इस मिरर को हम यहां से काट देते हैं। तोड़ने के बाद जो ये सरफेस मिलती है हमें, ये ऐसी है जैसे आपके घर में कोई प्लेट हो, उसको सामने से देखो तो ऐसी दिखाई देगी एकदम, जैसे कि हाँ, कोई भी सरफेस आपको जो सामने से ऐसे दिखाई देगी, तो वही मिरर को हमने यहाँ पर यूज करेंगे। अब ये जो मिरर है, ये स्फेरिकल है, ये प्लेन, इन दोनों का ही रूल हमें रिफ्लेक्शन में पढ़ना है पहले। मिरर के लिए कोई सी भी सरफेस हो, अगर ट्रांसमिशन नहीं होगा तो 100% रिफ्लेक्शन होगा, और ये रूल भी 100% फॉलो होंगे, चाहे वो वॉल ही क्यों ना हो। वॉल में क्या होता है कि जब लाइट आएगी तो अगर एज यहां पर है, इसकी नॉर्मल बनानी है, तो नॉर्मल यहीं पर बनेगी ऐसे, तो रिफ्लेक्टेड भी यहीं पर होगी। और लाइट ऐसे आई, मिरर ऐसे सरफेस, तो इसकी नॉर्मल यहां बनेगी, ये एंगल, तो ये एंगल यहां भी बनेगा, तो लाइट ऐसे जाएगी। तो वॉल में भी रिफ्लेक्शन होगा, बट वो इरेगुलर, इसमें रेगुलर। तो रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, इसको एक बार समझना है हमें। रिफ्लेक्शन से पहले प्लेन मिरर में हम जिस फिनोमेना को देखते हैं, जैसे सिंपल मिरर लोग क्यों यूज करते हैं, इमेज देखने के लिए। तो इमेज क्या होती है वो समझ लेते हैं पहले। इमेज, इमेज क्या है? सिंपल एक ऑब्जेक्ट की परसेप्शन है। हमारे माइंड ने इसको बस परसीव किया हमारी आंखों में, हमारे दिमाग में पीछे की तरफ जो रेटिना होता है उस तरफ ये केवल परसीव हुआ है, असल में ये हमारे दिमाग में नहीं है। तो इसलिए इमेज क्या हुई? एक परसेप्शन। परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर इमेज बनाने का पैटर्न सीखना है तो ये रूल पक्का जान लो कि केवल कम से कम हम 2 रेज को मीट कराना है। 2 रिफ्लेक्टेड रेज को मीट कराएंगे तो जाके एक इमेज मिलेगी। इमेज की लोकेशन, तो इमेज की लोकेशन के लिए फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, वैसे तो बहुत सारी मिलती हैं, इतनी कि हम काउंट नहीं कर पाएंगे, इनफाइनाइट, लेकिन रे डायग्राम में समझने के लिए हम केवल 2 को मिलाते हैं। फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज at least 2 rays must meet और intersect, कम से कम 2 रेज को इंटरसेक्ट करना है। ठीक है, एक बार समझते हैं इसका रूल क्या है। ये प्लेन मिरर, ठीक है, यहीं से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे से नॉर्मल ड्रॉ करनी है। ये एंगल इंसिडेंस, ये लाइट की इनकमिंग डायरेक्शन, तो इतना एंगल यहां पर भी बनेगा। ये रिफ्लेक्टेड। ठीक है, अभी तो रिफ्लेक्शन वाली केवल एक ही रे है हमारे पास, हमें 2 चाहिए कम से कम। दूसरी कहां से लें? तो मान लेते चलो कि ऑब्जेक्ट इतना ऊंचाई पर रखा हुआ है ये, और ऑब्जेक्ट को दिखलाने के लिए हम इसी तरह से डायग्राम बनाते हैं। इसको हेड, इसको फुट। हेड की 2 हमें चाहिए इमेज, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रेज, और फुट की चाहिए हमें। तो यहां से 2 ड्रॉ करते हैं, एक और कर लेते हैं।
यहाँ पर, और इस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल भी इसी तरफ बनेगा, तो इंसिडेंस एंगल 0 है, इसीलिए रिफ्लेक्टेड भी 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल भी इसी पे बनेगा, तो रिफ्लेक्टेड भी यहीं पर होगी। तो अब ये 2 रेज हो चुकी है रिफ्लेक्टेड, एक जो यहाँ पर आ रही है वो, और एक जो यहाँ पर है वो। इन दोनों को हम चेंज करते हैं अपनी आँखों से, ये हमारी आँखें, इनको चेंज करेंगे यहाँ से पीछे की तरफ। जब इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे तो कहाँ जाएगी ये, ठीक है। और जिस पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो चीज़ क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है, इसको ले जाएंगे पीछे तो कहाँ जाएगी ये, यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 हैं हमारे पास, एक ये और एक ये। इसने केवल और केवल सिर की इमेज बनाई, और दूसरी फुट के लिए हम यहीं से लाइट को डालेंगे, इंसिडेंट कराएंगे, और इंसिडेंट कराने के बाद ये वापस यहीं से आ जाएगी। क्यों, इंसिडेंस यहाँ पर है, इसका नॉर्मल बनाएंगे तो इसी पे बनेगा नॉर्मल भी, तो नॉर्मल और इंसिडेंस अगर एक ही पे है तो मतलब एंगल 0, तो रिफ्लेक्टेड का भी 0 वहीं से आ जाएगी। इसको पीछा करेंगे तो ये जिसका पैर है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा, ऑलवेज फुट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे। बाकी जो रेस्ट बॉडी है उसको हम यहाँ से यहाँ बनाते हैं, बाकी सबको जोड़ देते हैं। इट इज़ फार कन्वीनियंट। अगर इसको हम ऐसे जॉइंट कर दें समझकर कि हाँ बाकी सब यहीं पर बनी होंगी तो ज़्यादा आसान हो जाता है। अब ये जो इमेज हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका नेचर क्या है, ये कहाँ पर बनी है, पहले ये बात पूछते हैं। तो ये हमें डायग्राम में दिख रहा है बिहाइंड द मिरर। पहला नेचर ये दिखता है कि ये इमेज कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर, लोकेशन ऑफ इमेज। अच्छा, साइज कितना है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। इसके लिए पता है समझना क्या जरूरी है कि जो 2 रिफ्लेक्टेड थी इनको वापस चेंज करना है स्ट्रेट पाथ में, जो हमारी आंखें करती हैं। अच्छा, तीसरा, क्या ये सीधी खड़ी है जैसे कि ऑब्जेक्ट है, तो यस सीधी खड़ी है, तो सीधी के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, इरेक्ट। अगर इमेज यहां पर उल्टी बनी होती तो इसको क्या लिखते हैं, इन्वर्टेड। फोर्थ, एक और नेचर जो हमें खास करके समझना है, इरेक्ट कौन सा है, इस तरह से, इन्वर्टेड कौन सा है, इस तरह से। अच्छा, एक नेचर जो बहुत जरूरी है समझना वो है वर्चुअल इमेज का। इमेज वर्चुअल है। अब वर्चुअल का क्या मतलब है, देखिए अक्सर हमने 10th में पढ़ा ऐसी डेफिनेशन कि वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती है और रियल स्क्रीन पर ले जा सकती है। मतलब क्या होता है इनका, देखो वर्चुअल इमेज के लिए आप ऐसा देखोगे, जब आपके सामने मिरर है तो आपकी जो इमेज बनेगी, अगर आपका फेस मिरर में दिखाई देता है तो वो वर्चुअल है, अगर मिरर में नहीं दिखाई देता है तो वो रियल है। कैसे होता है ये केस, तो जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि एक मिरर सामने लगा होता है, हम कुछ दूरी पर खड़े होते हैं, उसमें हमारा फेस दिखाई नहीं देता। तो फेस का बनता कहाँ पर है, फेस असल में मिरर वहाँ पर होता है इधर इस साइड पे, और फेस हमारा यहाँ बन रहा होता है मिरर से अलग। अब उस फेस को कैसे देखेंगे, उस फेस को हम ऐसे देखेंगे कि सामने अगर कुछ लेकर आते हैं स्क्रीन वगैरह तो स्क्रीन पे फेस छप जाएगा। मिरर यहाँ पर है लेकिन फेस यहाँ पर छप रहा है। अब ये तो हमारे पास मिरर के पीछे बनी है, रे डायग्राम के लिए ऐसा समझ लेते हैं जो मिरर के पीछे बने समझ लो कि वो मिरर के अंदर दिखाई देगी।
और मिरर के अंदर दिखाई देगी तो वो वर्चुअल है। जो हम कहते हैं ना स्क्रीन पे ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, हॉलोग्राम नाम सबने सुना है हमने, तो हॉलोग्राम में भी यही होता है सेम, कि मिरर लगा दिया, उसके बाद मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो सारी की सारी रेज मिरर के किसी अलग पॉइंट पे मीट करती हैं, मिरर के बाहर, और वहां पर वो असल में वहां पर बन रही होती हैं, हवा में बन जाएंगी। हवा में बनने की शर्त क्या है कि वहां पर एयर के मॉलिक्यूल्स उस इमेज को पकड़ नहीं पाएंगे। उसको पकड़ने के लिए हमें एक सॉलिड सरफेस चाहिए, उसको लगा देंगे तो इमेज मिरर में तो नहीं, यहां दिखाई देगी सामने सामने। इसका मतलब कि जो इमेज हम स्क्रीन पे ले पा रहे हैं वो रियल है, और जो शीशे में दिखाई दे रही है वो वर्चुअल है। ये नेचर है इनका, ठीक। अच्छा, और वर्चुअल को क्या बोलते हैं? केवल आभास होना। हमें दिखता है कि हाँ कोई सामने खड़ा है, जैसे जंगल में वो शेर वाली कहानी, शेर खरगोश वाली, वो खरगोश बोलता है ना शेर से कि चलो मैंने एक और शेर देखा है, जाके उससे पहले फाइट करो तब मुझे खाना। वो कुएं में देखता है, खुद को डराता है, वो फिर कुएं में खुद कूद के मर जाता है। लेकिन वो असल में वहाँ होता नहीं है, वो जस्ट उसकी एक परसेप्शन है, वहाँ पर असल में कोई नहीं है। वैसे तो रियल में भी कोई नहीं होता, इमेज तो हमेशा परसेप्शन ही होती है। असल में यहाँ पर थोड़ी ना ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट की नहीं इमेज की बात कर रहे हैं। क्या इमेज असली में यहाँ पर है? तो हम कहेंगे यस, इमेज वहाँ पर बन रही है। ऑब्जेक्ट तो यहीं पर है लेकिन इमेज यहाँ बन रही है हवा में, मिरर वहाँ, इमेज यहाँ पर। खैर, इसका नेचर हम और समझेंगे जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। सो लेट्स बी सी। हाँ, डिस्टेंस एक और इसका कैरेक्टर है कि सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंस सेम है, थोड़ी सी डायग्राम में इधर उधर हो जाती चीजें, तो सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। ये बात को नोट करने वाली है, लिखने वाली नहीं है जो मैं ये लिख रहा हूं। इसको सिंपल देखना है, जितना बात समझ में आती है वो सारी की सारी हमें लिख देनी है एग्जाम में। लेकिन इसमें खास क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर मैं आपसे जब स्फेरिकल मिरर पढ़ाऊंगा तब उसके बाद खास देखेंगे उसके अंदर। इसमें तो नहीं, इसमें जहां मर्जी ऑब्जेक्ट रख लो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इमेज कहां बनेगी? उतनी ही डिस्टेंस पर। साइज कितना होगा? उतना ही होगा, तो कुछ खास नहीं है इसमें। तो चलो स्फेरिकल मिरर, इसको मिरर बनाने के लिए ये पीछे पेंट कर दिया ताकि ये अच्छे से मिरर बन जाए। खैर, यहां पर पेंट अगर हो रखा है तो लाइट कहां से आएगी? ऑब्वियस, फिर लाइट यहां से आएगी। अगर लाइट यहां से आती है चलकर, तो इस बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर कोई दो चौकीदार खड़े, वॉचमैन, यहां पर भी जब लाइट जाएगी तो लाइट पहले इन वॉचमैन से होते हुए जाएगी, इनके जो भी रेज रहेगी या लेजर रहेगी उनसे, बाद में जाके ये सेंटर मिलेगा जहां से रिफ्लेक्शन होना है। तो जिसका सेंटर है अक्सर बोला जाता है कि ये कैसे डिप्रेस्ड, अंदर की तरफ धंसा हुआ है ये। तो ऐसे में मिरर को क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। सेम मैंने इसको भी बनाया सेम, लेकिन इसमें इस बार पेंट यहां से हो रखा है, इस साइड से। तो रेज कहां से आएंगी? यहां से। अगर यहां से आती हैं तो पहले क्या मिलेगा? इसका बाहर वाला हिस्सा, सेंटर वाला। तो सेंटर इसमें कैसे? बल्ज आउट। तो ये मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्वेक्स, वो कॉनकेव। अगर मैं इसी को ऐसे बनाता हूं, और अभी भी लाइट यहीं से आएगी, तो मैं अभी भी देख सकता हूं कि इसका सेंटर धंसा हुआ है, ये अभी भी कॉनकेव है। तो कॉनकेव में क्या है कि आप कहां से लाइट को इंसिडेंट कराते हैं ये जरूरी है, फिर उसमें जो सेंटर है वो धंसा है कि फूला हुआ है। ठीक। अच्छा, अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स की पहचान हो जाए तो इसके बेसिस पर हमें रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर एंड रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों बातों को समझना है। चलो नंबर 1 कॉनकेव मिरर से देखते हैं पहले। ये जो मिरर की
कर्वेचर है, मिरर जितना मुड़ा हुआ है, उससे क्या डिसाइड होता है, इसकी सेंटर। कैसे, यहां पर जो ये मिरर है ये असल में क्या था, एक स्फेयर का, एक सर्कल का पार्ट था ये, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा कट कर दिया इसको। अब उसके बाद ये जो एक्सिस है जहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, वो एक्सिस इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। इस कर्वेचर की वजह से इसका एक सेंटर मिलेगा हमें। वो सेंटर कहां पर है, मान लो यहां पर, ये इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों, तो सिंपल, अगर मैं इसका कर्व छोटा सा कर दूं तो सेंटर कहां बनेगा, यहां पर। अगर मैं कर्व और बड़ा कर दूं तो सेंटर कहां बनेगा, यहां पर। तो कर्वेचर को बदलने से सेंटर शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए ये सेंटर किसका है, कर्वेचर का। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट। और जो इसकी ये ओपनिंग होती है मिरर की, इस ओपनिंग को बोलते हैं अपर्चर, कि मिरर की ओपनिंग कितनी है, बड़ी कि छोटी, तो ये अपर्चर है उसकी, ठीक। और जो एक्सिस जिस पॉइंट पे काटती है मिरर की, इसको पोल कहते हैं। और आजकल हम इसी पोल को मिरर भी कहते हैं, कि मिरर असल में ये रहा, ठीक। अब इसमें रूल क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट, जो रूल है वो रिफ्लेक्शन के बेसिस पर ही बनाए गए हैं। अगर लाइट स्ट्रेट जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और एक सर्कल में नॉर्मल क्या होती है, इसकी रेडियस। तो सेंटर से इसको ज्वाइंट कर देंगे अगर हम, ये नॉर्मल है, तो ये इंसिडेंस एंगल और ये रहेगा रिफ्लेक्शन एंगल। तो लाइट फिर यहां से काटती हुई जाएगी, और जिस पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट होगी उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, फोकस। और फोकस भी कब, फोकस भी तभी जब इंसिडेंट रे ये पैरेलल जाए प्रिंसिपल एक्सिस के। जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तभी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे आएगी। अच्छा, दूसरा रूल क्या है कि अगर हमने किसी लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दिया तो हमें पता है फिर नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में बनेगी। इसको ज्वाइंट करेंगे तो नॉर्मल भी यहीं पर है, इंसिडेंस भी यहीं पर है, एंगल 0, लाइट वापस चली जाएगी, जैसे आई थी वो लाइट वापस हो जाएगी। अच्छा, तीसरा, अगर हम किसी लाइट को फोकस पे से इंसिडेंट कराते हैं तो सेंटर यहां बनेगी, इतना इंसिडेंस इतना रिफ्लेक्शन, तो वो ऐसे जाएगी फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर हमने फोकस से इंसिडेंट कराई तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस उसी डायरेक्शन में। पोल से क्या होगा, अगर हम यहां से घेरते हैं इसको तो ये इंसिडेंस, ये नॉर्मल, ये एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड, और ये लाइट ऐसे। तो ये सारी फिनोमेना होंगे इसमें। 3-4 बातों को हमें समझना है, याद रखना है, बाकी सब समझ जाएंगे हम। किससे रिफ्लेक्शन का रूल क्या है, रिफ्लेक्शन के रूल के बाद इमेज बनानी कैसे है ये जरूरी है। ओके, मैं इमेज के बारे में ज़्यादा लिखवाऊंगा नहीं कि इमेज यहाँ पर हो तो यहाँ पर बन रही है, हम सिंपल से समझ लेंगे, फिर बाद में फाइनली एक शॉर्ट तरीके से समझेंगे उसको। अब बार बार फोकस को हम रे डायग्राम से बनाए, ये कन्वीनियंट नहीं है, डायरेक्ट मान लेते हैं फोकस यहाँ पर है तो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आएगी लाइट। हाँ नवीन, तो सारे की सारी रेज पैरेलल आएंगी। क्यों पैरेलल आएंगी, सभी नो कि जब कोई भी रेज बहुत दूर होती हैं, जैसे कि इस पॉइंट से अगर यहां पर हमें भेजना लाइट को, तो वो ऐसे निकलती फैल कर, और ये वाली भी फैल कर निकलेगी। और जब हम काफी दूर खड़े ना तो हमें दोनों रेज पैरेलल दिखाई देती हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह पे इक्वल दिखाई देती है। तो जब रेज बहुत दूर होती हैं तो वो हमें पैरेलल अपीयर होती है, क्योंकि हम वहां से इस रेंज तक देख पाएंगे और इस रेंज के अंदर अंदर ये रेज पैरेलल अपीयर होती है। तो इन्फिनिटी से आने वाली जितनी भी रेज हैं वो सारी की सारी पैरेलल हैं।
ये हम कंसिडर करके चलते हैं कि सन तो इन्फिनिटी पर ही मानेंगे मिरर के लिए। इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट जो मिरर की रेंज से दूर होता है? बहुत गलत बात। ऐसे बोलो, इन्फिनिटी वो पॉइंट है जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद सब रेज फोकस पर मीट करती है। इन्फिनिटी फाइंड करने का ये तरीका होता है कि जहां पर फोकस के बाद सारे के सारे रेज, रिफ्लेक्शन के बाद सारे रेज फोकस पे मीट करें, और ये पॉइंट पर जब सारे रेज आएंगी तो ये पॉइंट गर्म हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सारी एनर्जी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो रही है। इसी से क्या बनाते हैं? सोलर कुकर, सोलर फर्नेस, बहुत सारे फिनोमिना है हमारी। अच्छा, अगर रिफ्लेक्शन के बाद ये है, अब हमने एक और रेज ली, वो आपकी चॉइस है, कहीं से भी इसको इंसिडेंस कराओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फोकस से, पोल से, कहीं से भी इमेज एक ही जगह बनेगी। अभी मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से करा देता हूँ इसको पास, तो यहां पर मान लो इस पॉइंट पर बनेगी इमेज, क्योंकि फिर रिफ्लेक्शन भी यहीं से होगा। तो अगर इमेज सेंटर ऑफ, जो रेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस जाएगी, ये रूल है। तो इमेज कहां बनेगी? ये रही। ये इस इमेज का नेचर कैसा है तो अभी देखते हैं। इसके पैर का नाम हमने ए दिया, सिर का नाम बी, तो पैर जो है वो वहीं पर बना है, लेकिन इमेज है तो ए आई या ए डैश, सिर बी है तो इसका नाम बी डैश। नेचर बहुत आसान, कैसा है? इन्वर्टेड, स्मॉलर, लोकेशन सी एंड एफ के बीच में। कुछ और? रियल है। क्यों रियल है? क्योंकि ये चीज हमें मिरर में दिखाई नहीं देगी, रिफ्लेक्शन के बाद असल में वो यहां कहीं बन रही होगी, तो ये ऑब्जेक्ट इसमें अपीयर ही नहीं होगा आपको। जब आप कोई पर्दा लेके इधर उधर घूमोगे और जैसे ही यहां लगाओगे वो उल्टी यहां पर छप जाएगी। इसको देखने के लिए एक चैनल भी है यूट्यूब पर, लर्न एंड एचवी फन, हैव फन, उस पर डायग्राम आपको दिखा देंगे पूरा एक्सपेरिमेंट करके, बहुत सारे यूट्यूब पर, तो वो दिखा देंगे कि यहां पर कोई इमेज नहीं बनेगी, जो इमेज है वहीं पर बनेगी, तो मिरर में कुछ नहीं दिखाई देगा। तो रियल है, इन्वर्टेड है, ये साथ में नाम जोड़ दो, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा स्मॉलर बनती है। अच्छा, इसके आगे ले चलते हैं इसको। ये नंबर 1, चलो फिर से मान लेते हैं पोल और इसका ये सेंटर, तो फोकस कहीं ना कहीं हाफ पे होता है, फोकस हाफ पे होता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर के, एकदम सेंटर पे यहां पर इन दोनों के बीच में। अब ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ये पैरेलल है तो पक्का है कि फोकस से काट के जाती है। दूसरा, अगर यहां से आती है तो पैरेलल जाएगी। इसका नेचर, इंसिडेंट ऐसे हुई और रिफ्लेक्टेड यहां से हुई। अपनी आंखें अब यहां पर चेंज लगाते हैं हम, एक यहां से आती है तो एक यहां पर आती है, दोनों को पीछा करेंगे तो ऐसे करके यहां पर हमें एक इमेज मिल रही है इस पॉइंट पर। ये फिर से कि ए है, अगर ये बी, तो पैर का नाम तो ए डैश ही रहेगा, सिर का नाम बी डैश रहेगा। इसका नेचर कैसा है? सेम साइज है, इन्वर्टेड है, लोकेशन सी पर ही है, और रियल है क्योंकि ये सी से मैंने दिखाई देगा, ये रियल है। अच्छा, उसके बाद अगर ये भी हो चुका है तो नंबर 3, इसमें एक खास पैटर्न आने वाला है, इसलिए मैं एक ही में बना रहा हूं इसको।
सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अब हम यहां लेते हैं, पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस। अब आपकी चॉइस है कहां से कराना चाहते हो इंसिडेंस, पोल पे से कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से। चलो पोल से करा लेते हैं इसको, बात वही पड़ेगी, कहीं से भी करा लो। ये इंसिडेंट, फिर ये इधर कहीं काटेगी इस पॉइंट पे, फिर रिफ्लेक्टेड। अपनी आंखों से अगर चेंज करेंगे तो हमें वो यहां दिखाई देगी, अगर एक स्क्रीन लगी हो तो। अब इसका नेचर भी दिखता है हमें, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं इनलार्ज, इन्वर्टेड, रियल एंड बियॉन्ड सी। एक और एफ पर, चलो ठीक है। ठीक, फोकस से गई। अब हम पोल से करा लें या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं करा के बता देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा अनोखा केस है। अगर हम यहाँ से कराते हैं, मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हमने छोड़ दिया तो लाइट उसकी ऐसे जाएगी, तो ऐसा लग रहा है कि सिर पे जो इमेज है वो सेंटर से आ रही है, तो लाइट यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी डायरेक्शन इसकी, और दोनों पैरेलल अपीयर होती हैं। ऐसे में याद रखिएगा, अनोखा केस बताता हूं। 10th में अभी एक क्वेश्चन आया था कि ग्लास स्लैब, और इस वाले केस में एक ग्लास स्लैब था, उसमें एमर्जेंट रे और इंसिडेंट दोनों के दोनों पैरेलल जाती है। कहने का मतलब ग्लास स्लैब एक ऐसा स्लैब, लाइट ऐसे आती है फिर ऐसे करके जाती है। लाइट को जाना यहां पर है, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट ऐसे ऐसे आती है, ऐसे करके दो, ये भी पैरेलल है। क्वेश्चन था कि ये कहाँ मीट करेंगी, इसका हमें आंसर पता है ना, क्या कहते हैं, एट इन्फिनिटी मीट करेगी। वो कहाँ मीट करेगी, वो भी हम इन्फिनिटी ही बोलते हैं। वैसे पैरेलल कभी भी मीट नहीं करती हैं, ये ट्रू है, ये भी कभी मीट नहीं करेगी, लेकिन हम एट इन्फिनिटी क्यों बोलते हैं, बिकॉज इमेज तो बननी है। जब इमेज बननी है तो कहाँ बनेगी, बहुत ज़्यादा दूर बनेगी जो अपीयर नहीं होगी। खैर, एक और नंबर 5, और ये पोल ऑब्जेक्ट यहां रखा है इस बार, यहां पर, तो ये पैरेलल फोकस से होती हुई आएगी कुछ ऐसे। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसे गई फिर वापस भी ऐसी आएगी। और अब हमें दिख रहा है अगर हमारी आंखें यहाँ हैं तो इसको चेंज करते हुए जाएंगे और ये कहीं यहाँ पर मीट करेंगे, तो यहाँ पर मीट करेंगे। ये जहाँ मीट कर सकती हैं उसको वहाँ पर मीट कराएंगे इस पॉइंट पे। और अब ऐसे केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। पहली बात लार्जर, दूसरा इरेक्ट, और तीसरी सबसे खास बात वर्चुअल। ये इमेज जो बनेगी वो शीशे में दिखाई देगी, वो भी बड़ी। इन सब के पैटर्न को नोट करो और मान लो कि एक इंसेक्ट है, वो यहां से चलता हुआ ऐसे आता है, तो कैसा लगेगा उसको? उसको पहले लगेगा कि वो बहुत ही छोटा दिख रहा है जब वो दूर है। इंसेक्ट को अपनी इमेज बहुत छोटी दिखाई, वैसे दिखाई तो देगी नहीं मिरर में,
लेकिन इंसेक्ट बहुत ही छोटा सा एक स्क्रीन पर बनेगा, आगे आएगा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, फिर और आगे आएगा सेम साइज का, और आगे गया बहुत ज़्यादा बड़ा, और आगे गया बहुत ही ज़्यादा बड़ा, इन्फिनिटी मैग्नीफाइंग। जैसे ही और आगे जाता है अपने आप को शीशे में देखता है और फिर उसकी इमेज जैसे बड़ी राक्षस जैसे दिखाई देती है। ये पैटर्न नोट करेगा वो। और इसमें जब वो ऐसे पोल और फोकस के बीच में खड़ा होगा अपने आप को एकदम ही बहुत ज़्यादा बड़ा शक्ल देखेगा। तो क्या समझ में आया इससे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है वैसे वैसे इमेज पीछे आती जा रही है। बट इसको छोड़ के अगर मुझे इमेज बड़ी चाहिए तो मैं क्या करूं? बस कि कॉन्वेक्स में बड़ी इमेज बनती ही नहीं है। मिरर वाले केस में कॉन्वेक्स मिरर में बड़ी इमेज बनती ही नहीं है। तो बड़ी इमेज के लिए बस एक ही मिरर है, वो ये वाला। एक तो ये वाला केस बहुत जरूरी है, दूसरा ये वाला केस बहुत जरूरी है। इन्हीं की एप्लीकेशन हम ज्यादा देखेंगे। पहली एप्लीकेशन जो टॉर्च होती है, टॉर्च या कार की हेडलाइट, उसमें क्या होता है? अच्छा, बड़ी इमेज देखनी है तो हम ये यूज कर लेंगे कि शीशे को ले जाकर एकदम चेहरे के सामने रख देंगे। जब मेकअप मैन करता है, एक्टर का जब मेकअप करना हो तो एक भी पिंपल टीवी पे ना आए बड़े पर्दे पे, तो एकदम पास ले जाता है वो, तो वहां से उसको बड़ी इमेज दिखाई देती है। बस एक ही मिरर है बड़ी इमेज दिखाने वाला, कॉनकेव। इसलिए कॉनकेव का ऑल्टरनेट नाम क्या पड़ जाता है? मेकअप मैन्स मिरर। दूसरा केस, अगर कार की जो हेडलाइट होती, कार की जो हेडलाइट है वो हमने देखी कर्व होती है, तो क्या इंपैक्ट पड़ता है? असल में सामने से भी होती है, सामने से कर्व होती है इस तरह से, और ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं यहां रखा होता है इस जगह पर। जब उससे रेज निकलेंगी तो ऐसे 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 और ऐसे जाएंगी, और जितनी भी ये रेज हैं मिरर पर पड़ने के बाद सारी की सारी ये, क्योंकि पैरेलल जानी ही जानी है, ये पैरेलल क्यों जाएंगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां रखा है? फोकस पर। तो हम हेडलाइट के मिरर जो है उसमें ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, तो जितनी भी रेज टकराती हैं रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल जाती हैं। उसके बाद सामने एक मिरर लगा देते हैं हम। फिर मिरर के बाद ये भी पार्शियली रिफ्लेक्ट हुई, एक मिरर ऐसे होते पार्शियली, पहले केस में रिफ्लेक्ट कर दिया, अब जब दोबारा से यहां से जाएंगे तो ये ऐसे भेजेगा सारे रेस को पैरेलल। तो इस मिरर में केस लगा दिया हमने कि जब रेस पैरेलल आएंगी तभी ये पार जाने देगा। पैरेलल क्यों? क्योंकि इमेज जो रेज है वो बहुत दूर तक जा सकती है, जो रेज हैं वो बहुत दूर तक जाएंगी, इसीलिए हम कार की हेडलाइट में ये मिरर लगाते हैं ताकि जब लाइट जले तो रेज बहुत दूर तक जाए, इन्फिनिटी पर जाके मीट करे। टॉर्च में भी यही केस होता है। टॉर्च में क्या करते हैं? सामने सेम यही केस मान लो, जब टॉर्च लाइट निकलेगी तो कहां तक जानी चाहिए? दूर तक, ताकि हमें बहुत दूर के ऑब्जेक्ट आसानी से दिखाई दे सके। फैलती क्यों है वो रेज? क्योंकि वो रेज नहीं होती ना, बीम होती है। और हर एक जब लाइट ऐसे निकलती है तो वेव ऑप्टिक्स में आप पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करता है। हर एक सोर्स ऐसे लाइट को बनाता है, इसलिए वो फैलती हुई नजर आती है। बट रियलिटी क्या है? हर एक पॉइंट को अगर ऐड करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो सारे के सारे एक ही लाइन में होते हैं, कोलिनियर। तो ये केस बनता है कार की हेडलाइट में। ठीक है, तो कार की हेडलाइट में क्यों यूज करते हैं? ताकि दूर तक बने। इसको हम क्यों यूज करते हैं? ताकि बड़ी इमेज दिखाई दे। तो एक मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, बड़ी इमेज देखनी है, क्या करें? कॉनकेव मिरर। और दूर तक ले जाना है रेस को, कॉनकेव मिरर। तो इसके बेसिस पे कई सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस एग्जाम में पूछी जाती हैं। खैर, कोई और यूज जो हमने पढ़ा हो? एक तो मेकअप मैन्स मिरर, एक तो टॉर्च की कार की हेडलाइट में, इन सब में और भी थे। जैसे कि सोलर फर्नेस में तो होगा क्योंकि सारी रेस फोकस पे कंसंट्रेट कर जाएंगी।
और तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट इसकी यही रे डायग्राम की प्रिंसिपल से एप्लीकेशन से समझ जाएंगे। तो आप इसका यूटिलाइजेशन समझ चुके हैं। अगर ये हमें समझ में आ चुका है तो हम मिरर को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। एंड दिस इज व्हाट फिजिक्स। हमें यहाँ से सेंड करना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर, तो फोकस बनेगा यहाँ पर। ठीक है, लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। कॉनकेव मिरर का एक और नाम है कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि सारी लाइट को इकट्ठा करता है और ये रिफ्लेक्ट करेगा। क्यों करेगा ये देखते हैं इसको। तो ये नॉर्मल, उससे ये इंसिडेंस एंगल, तो रिफ्लेक्टेड भी इतना ही बनेगा। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्टेड है। अच्छा, दूसरी रे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं, ये अगर ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, उसी पे एकदम पड़ने जा रही है, तो ये उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी इधर, ये सेम डायरेक्शन में। और अगर हमारी आंखें इनको चेंज करती हैं, तो यहाँ से ऐसे आएंगे हम और यहाँ से ऐसे आएंगे हम, तो वो दोनों यहाँ कट करेंगे इधर। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के फेस ऊपर बना है, इसलिए मैंने ऊपर बनाया इसको। तो ये रहा इमेज का नेचर, ये ए, ये बी, तो इसकी पैर ए डैश बनेगा और सिर बी डैश बनेगा। अब आप अपने आप इसको देखो कहाँ बनी है, फोकस और पोल के बीच में। इमेज कैसी है? इरेक्ट और बहुत छोटी है, डिमनिस्ट। छोटे को क्या लगाते हैं? डिमनिस्ट, हाईली डिमनिस्ट। ऐसे में क्या हुआ, हमारी गाड़ी में शीशा लगा पड़ा है, तो हमें पूरी पीछे की जो दुनिया है बड़ी सी, वो हमें हमारे मिरर के अंदर दिखाई दे रही है। इतने हिस्से में सारी इमेज दिखाई दे जाएगी, इतने हिस्से में सारी इमेज, सारी पूरी की पूरी दुनिया। अब पीछे की दुनिया देख सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? रेयर व्यू मिरर। पूरा का पूरा रेयर व्यू देख सकते हैं और वो हमें दिखाई देगा। और कहाँ दिखाई देगा? बड़ी बात क्या है कि शीशे में दिखाई देगा, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है? शीशे के पीछे, मतलब शीशे में दिखाई देगा। वर्चुअल है ये। अगर ये यहाँ बनती कहीं यहाँ पर, तब तो गड़बड़ थी। तब ये कहीं ना कहीं स्क्रीन लेकर घूमना पड़ता शीशे के साथ एक और, हाँ उतर के देखना पड़ता है, एक पर्दा लगाकर, और ये शीशे पे ही दिखाई देगी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेयर व्यू मिरर। तो कार के लिए यूज किया जाता है। और डाइवर्जिंग, हाँ हाँ पास भी है तो भी छोटा, क्योंकि सारी की सारी यहीं पे बनने वाली है, तब और छोटा। लेकिन जब पास आते जाएंगे ना, तो शायद थोड़ा सा बड़ा इमेज बन, थोड़ी सी बड़ी इमेज बन जाए। अगर हम यहाँ पर हैं, अगर पास हम आएंगे तो वो कहीं ना कहीं फिर ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा, इतना बड़ा, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे पास आते हैं ऑब्जेक्ट बड़ा होता जाता है साइज उसका। इसमें दूर है, देखो नेचर समझना, दूर है तो बहुत छोटा, पास आ रहे हैं थोड़ी सी बड़ी हो रही है, और पास आ रहे हैं थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। इसमें धीरे धीरे पास आने पे इमेज बढ़ती है। इसका बस एक ही डायग्राम काफ़ी है जिसमें ये समझना है कि रेयर व्यू क्यों है ये। साइन कन्वेंशन के लिए जो रूल है वो मैं वर्बली बता देता हूँ आपको। अगर लाइट इस तरफ से आ रही है तो आपको जहां खड़े होना है वो है पोल। सपोज कि आप पोल पर हैं, तो पोल पर हैं आप, और अगर लाइट आपको आपके लेफ्ट से आती हुई दिखाई देती है, मिरर से, सामने से, लेफ्ट से, तो वो सारी की सारी डिस्टेंस माइनस मिलेंगे। आप यहाँ जितनी भी डिस्टेंस है सारी की सारी ये कंप्लीट माइनस मिलेंगे, ये वाली सारी। जहाँ से लाइट की आने की डायरेक्शन है वो माइनस, और जिस तरफ छोड़ के जाएगी इस तरफ, ये सारी प्लस लेनी है। और ऊपर की तो होती ही प्लस है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये नीचे की नेगेटिव होती है। जो ये लेफ्ट और राइट वाली है इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से मत लेना। क्यों? ये देखो, अभी हमने इसको माइनस माना था, लेकिन अब
ये वाली माइनस हो जाएगी जहाँ से लाइट आ रही है, तो ये वाली माइनस, यहाँ की डिस्टेंस सारे के सारे प्लस। खास बात एक और, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, मान लो ये पॉइंट P पोल कहलाएगा। जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा है हमने इसका नाम दे दिया A, मान लो इसकी सिर का B नाम दे दिया। तो जो पोल से या फिर मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना दूर पर है, तो वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और इमेज मान लीजिए यहां बनती है, तो ये A डैश B डैश, मिरर से पोल से ये डिस्टेंस जो PA डैश होगी